सो गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम अपने सारा आकाश के फर्स्ट पार्ट के 8वें चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना रीडिंग मटेरियल अपने सामने में रख लीजिए। मुन्नी ने पूछा, क्यों भैया, तुम्हारे इम्तिहान कब से हैं? इम्तिहान? मैंने गर्दन खुजलाई। मुझे याद ही नहीं आया कि इम्तिहान कब से हैं। हालांकि इधर मैं इम्तिहान की तारीख और महत्व को रोज याद कर लेता था। मुन्नी ने जो कहा है उसका अर्थ क्या है, मेरी समझ में यह भी नहीं आया। यही नहीं, पहली बार तो मैं यह भी नहीं पहचान सका कि सामने जो मुझसे बोल रहा है वह है कौन। फिर इम्तिहान की बात का ख्याल आया तो मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहा। मुन्नी की उपस्थिति और उसके द्वारा पूछी बात को एकदम भूल ही गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मुन्नी जो है वो समर से पूछती है कि भैया तुम्हारे इम्तिहान कब से हैं, तुम्हारा परीक्षा कब से है। जिसके ऊपर समर सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि वो अपने परीक्षा के बारे में लगभग में भूल ही चुका था। वो जो घर में झमेला चल रहा था, उसके जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा था उसमें वह सब कुछ भूल चुका था कि उसका इम्तिहान आखिरकार कब से है। और जब उसकी बहन उससे उसके एग्ज़ाम के बारे में पूछती है तो वह बिल्कुल ही चौंक जाता है। और वह ऐसा चौंक जाता है कि वह अपना जो सेंसेस होता है, मतलब उसका जो महसूस करने की जो शक्ति होती है, वह थोड़ी देर के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के लिए वह यह भी नहीं समझ पाता है कि सामने में जो बैठा है वह आखिरकार है कौन, और वह जो उससे पूछ रहा है कि तुम्हारे इम्तिहान आखिरकार कब से हैं, उसका आखिरकार मतलब क्या है। तो समर इतना चौंक गया था अपनी परीक्षा की बात को सुनकर कि वह अपने महसूस करने की शक्ति को थोड़ी देर के लिए खो देता है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि सामने में मुन्नी बैठी है और वह उससे यह पूछ रही है कि आपका परीक्षा कब से है। मैं धीरे धीरे पागल तो नहीं होता जा रहा? जैसे ही यह बात मन में उठी मैंने जोर देकर कई बार दोहराया, नहीं नहीं, मैं कोई असंगत व्यवहार नहीं करता। मेरे सोचने में एकदम क्रमबद्धता है, रहन सहन का पूरा ख्याल रखता हूँ। जितना ही मैं अपने को समझाता कि मैं पागल नहीं हो रहा, उतना ही भीतर यह विश्वास जड़ जमाता जाता कि मैं निश्चय ही पागल होता जा रहा हूँ। अगर मान लो यह बात सच भी है तो इसका प्रारंभ कब से हुआ? तो समर जब यह देखता है कि वह नहीं समझ पाया कि सामने में मुन्नी बैठी है और मुन्नी उससे आखिरकार पूछ क्या रही है, तब उसे अपने ऊपर एक बार शक हुआ। और उस शक में उसने अपने आप से पूछा कि मेरे साथ यह हो क्या रहा है, और कहीं मैं पागल तो नहीं होता जा रहा हूँ। तो जैसे ही वह यह बात सोचता है कि कहीं वह पागल तो नहीं होता जा रहा है जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ अब जवाब दे रही है, ठीक उसी समय वह यह भी जवाब देता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पागल नहीं हो सकता हूँ। मैं तो कोई असंगत व्यवहार भी नहीं रखता, मतलब मैं कोई गलत आदत भी मेरा नहीं है, जैसे दारू पीने का या फिर सिगरेट पीने का। मैं तो अपने रहन सहन में भी बहुत ध्यान रखता हूँ। तो अगर मैं इतना कुछ करता हूँ तो मैं पागल तो नहीं हो सकता हूँ। तो समर को जैसे ही यह ख्याल आया कि हो सकता है कि वह पागल होता चला जा रहा हो, ठीक उसी समय उसे यह भी ख्याल आया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वह जितना ज़्यादा यह सोचता कि वह पागल नहीं है, उतना ज़्यादा ही उसको यह लगता था कि वह धीरे धीरे पागल होता चला जा रहा है। मतलब वह सोच तो रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह लग रहा था कि उसके अंदर एक पागलपन आ रहा है। अगर मान लो यह बात सच भी है तो इसका प्रारंभ कब से हुआ? और वह फिर यह पूछता है कि अगर मान लो यह बात सच है कि मैं पागल होता चला जा रहा हूँ, तो मेरे इस पागलपन की शुरुआत कब से हुई? यह सवाल वह खुद से पूछता है। समस्त शक्ति से पर्दा चाटा, झटक कर दूसरी ओर दीवार से टकराया हुआ सिर, फिर लड़खड़ा कर गिरती हुई देह, अकारण ही रह रहकर बिजली की कौंध की तरह जब दृश्य आंखों में चमक उठता तो हृदय बादलों की तरह फट जाता। हर समय पश्चाताप और ग्लानि के गड़े हुए पंजे दिल में कसकते रहते कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था। मुझसे उस पर हाथ उठा ही कैसे? मैं कैसे वह जंगलीपन की हरकत कर सका? यह सारी घटना सचमुच हुई थी, सिर्फ मेरी कल्पना या सपना तो नहीं है।
तो समर के बारे में हम जानते हैं कि इससे पहले चैप्टर में समर ने जो है अपनी बीवी प्रभा के ऊपर में हाथ उठाया था, उसको बहुत ज़ोर से एक चांटा मारा था जिससे वह काफ़ी बुरी तरीके से गिरी थी और बाद में समर को इस बात का बहुत दुख भी होता है। तो समर के सामने यह बात बिजली की तरह बार बार सामने आती रहती थी। मतलब समर को इतना ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था कि उसने अपनी बीवी को आखिरकार क्यों मारा, कि यह बात उसके सामने बार बार आती रहती थी और वह उसे हमेशा परेशान करती थी। तो वह हमेशा यही सोचता था कि आखिरकार उसने हाथ उठाया क्यों। उसे हमेशा एक पश्चाताप भरी आत्मग्लानि हमेशा होती रहती थी जो कि उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और वह यह भी सोचता था कि आखिरकार यह सब कुछ हुआ भी था या फिर यह सिर्फ मेरी एक कल्पना ही है। क्या मैंने प्रभा को सचमुच थप्पड़ मारा था या फिर यह सिर्फ मेरी कल्पना ही है कि मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ। मतलब इतना गहरा प्रभाव उस घटना का हुआ था कि समर को यह भी नहीं पता चल पा रहा था कि वह जो घटना हुआ था वह सच था या मिथ्या। मगर उसे भी तो यह सब नहीं करना चाहिए था। मिट्टी के ढेले और गणेश जी में उसे अंतर नहीं दिखाई दिया। अगर किसी के घर इस तरह के विश्वास हैं भी तो उनका अपमान करने का अधिकार उसे किसने दिया। पढ़ने लिखने का यही सब अर्थ है, पढ़े तो हम भी हैं। फिर समर अपने डिफेंस में यह बात कहता है कि प्रभा को भी तो वह सब नहीं करना चाहिए था। क्या वह इतनी बेवकूफ़ है कि उसे यह भी नहीं समझ में आया कि क्या मिट्टी का ढेला है और क्या गणेश जी। क्या यही उसके पढ़ने लिखने का अर्थ है। अगर किसी के घर में ऐसा विश्वास है भी कि मिट्टी के ढेले को ही पूजा जाता है तो उसका अपमान करने का हक उसे किसने दिया है। मतलब समर पहले तो आत्मग्लानि से भर गया था, लेकिन अब वो अपने आप को डिफेंड करता हुआ बोलता है कि प्रभा को भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या उसे यह समझ में नहीं आया कि वह मिट्टी का ढेला नहीं बल्कि गणेश जी की मूर्ति है। और क्या वह सचमुच पढ़ी लिखी है। अगर पढ़ी लिखी है तो फिर उसने ऐसा क्यों किया। और हजारों बातों की एक बात यह कि अपनी संस्कृति और पूज्य देवों की अवज्ञा हम किसी भी कीमत पर नहीं सह सकते। अच्छा हुआ एक सबक मिल गया। इस तरह मैं इसके अपराध को बढ़ा चढ़ाकर अपने को यह समझाने की कोशिश करता कि मेरा व्यवहार उचित था। मान लो कल को कुछ हुआ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यूँ सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तकें पढ़ने से इन सब दुनिया भर की देवी देवताओं से विश्वास उठ गया था, लेकिन दूसरों के विश्वास का मुझे ख्याल बराबर था। किसी को पूजा ना जाए तो अपमान भी क्यों किया जाए। सब कुछ कहता, अपने को समझाता, लेकिन भीतर से कोई बोलता रहता कि हाथ उठाना ठीक नहीं था। फिर समर बाद में यह भी सोचता है कि हम जो है अपने देवी देवताओं का मजाक बिल्कुल भी नहीं सह सकते हैं। समर अपने हाथ उठाने का पहला कारण तो यही देता है कि क्या प्रभा को यह समझ में नहीं आया कि क्या मिट्टी का ढेला है और क्या गणेश जी। और बाद में वह यह भी कहता है कि मैंने हाथ इसलिए भी उठाया क्योंकि उसने हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था और हम अपने देवी देवताओं का मजाक बिल्कुल भी नहीं सह सकते हैं। और समर खुद को यह सब कहकर प्रभा के अपराध को बढ़ा चढ़ाकर और अपने द्वारा की गई गलती को जस्टिफाई करता रहा। और वह यह भी कहता है कि कल को कुछ अगर हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मतलब कल को कुछ अगर बहुत बड़ा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसीलिए वह यह कहता है कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठाकर ठीक ही किया, उसे एक सबक मिल गया होगा और वह अब फ्यूचर में चल के ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। समर यूँ तो कुछ किताबें पढ़कर भगवान से अपना मुंह उठा चुका था। उसे भगवान में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन उसे दूसरों का विश्वास का पूरा ख्याल था। इसीलिए जब प्रभा ने वैसा कुछ किया तो उससे उसकी अम्मा का जो विश्वास है वह डगमगा गया था। उसके अम्मा के विश्वास पर किसी ने चोट की थी और इसीलिए उसने प्रभा के ऊपर हाथ उठाया था। तो वह यह सब कहकर खुद को जस्टिफाई तो करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कोई ना कोई चीज़ फिर से कहती रहती है कि प्रभा के ऊपर में हाथ उठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उस घटना के दूसरे दिन तो मेरी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। सोकर उठा तो ऐसा लगा जैसे मैं न जाने कब का बीमार पड़ा हूँ। मेरे पोर पोर में दर्द हो रहा था। लोगों से आंखें कैसे मिलाऊंगा। इतना बड़ा अपराध कर चुकने के बाद बाहर रोशनी में कैसे निकलूंगा। अगर कहीं वह सामने ही पड़ गई और उसके गाल का निशान मुझे दिख गया तो कैसे सहूँगा मैं उस दृश्य को। और इस पेशोपेश में चोर की तरह बाहर निकल गया। दिन भर
यूं ही निर्लक्ष्य और निरुद्देश्य भटकता रहा। अब समर उस के अगले दिन की बात करता है, मतलब जिस दिन उसने थप्पड़ मारा था उसके अगले दिन वह कैसे बाहर निकला। तो उसके अगले दिन से ही समर को यह पश्चाताप सताए जा रहा था। समर आत्मग्लानि से भर चुका था और उसके अगले दिन ही समर जो है वह बाहर निकलने का हिम्मत बिल्कुल भी नहीं जुटा पा रहा था। समर बार बार यही सोच रहा था कि वह बाहर निकलेगा कैसे, वह किसी से आंखें किस तरीके से मिलाएगा, और अगर वह सामने पड़ ही गई तो वह उसके सामने खड़ा भी कैसे रह पाएगा। अगर उसके गाल का निशान उसे दिख भी गया जहां उसने थप्पड़ मारा था तो वह कैसे अपने आप को संभाल पाएगा, वह क्या सोचेगा अपने बारे में। यही सब समर सोचता रहा और वह यही सोचता था कि अगर मैं इतना कुछ सोच रहा हूं तो फिर मैं बाहर आखिरकार जाऊंगा कैसे। लेकिन समर जैसे तैसे चोर की भांति इधर उधर से आंख छुपाए जैसे तैसे बाहर निकला और पूरा दिन उसने बाहर बिताया। वह ऐसे ही निर्लक्ष्य दिन भर भटकता रहा। पार्क में पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपने आप से पूछा, यह दिन भर अपने आप में ही डूबे रहना, बात बेबात चिड़चिड़ाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर आनंद लेना, व्यर्थ ही अपने पर नियंत्रण खोकर मारपीट कर बैठना, लड़ना और रोना, यह सब मुझे आखिर हो क्या रहा है। अपने को चाहे जैसे समझाता रहूं, लेकिन कोई मेरी इन बाहरी हरकतों को देखे तो क्या यही अंदाजा नहीं लगाएगा कि मैं पागल हो रहा हूं। अच्छी शादी हुई, यह मुझे हो क्या गया है। अब समर जब बाहर में भटक रहा था तो वह यही कहता है कि आजकल जो वह बिहेव कर रहा है कि वह भटकता रहता है, वह बात बात पर खुंझला जाता है, वह दूसरों को कष्ट पहुंचाता रहता है, वह अपना नियंत्रण खो देता है, यह सब आखिरकार उसे हो क्या रहा है। मतलब समर अपने बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे थे उसको लेकर परेशान था। वह यह सोच रहा था कि आखिरकार उसके साथ यह हो क्या रहा है, और अगर उसके इस तरीके के व्यवहार को कोई बाहर से देखेगा तो क्या वह यह नहीं सोचेगा कि समर जो है वह पागल होता चला जा रहा है। अच्छी शादी हुई, यह मुझे हो क्या गया है। फिर समर कहता है कि अच्छी शादी हुई, मुझे आखिरकार हो क्या गया है, मेरे साथ यह हो क्या रहा है, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत दिनों बाद आज फिर मंदिर की तरफ भीतर नहीं जाकर अपनी जगह दिन भर बैठा रहा। उफ, मुझसे कितना जघन्यमय काम हो गया है, हे भगवान मैं क्या करूं। फिर समर जो है मंदिर की तरफ जाता है और वह अंदर नहीं जाता, वह बाहर ही बैठा रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पहले कुछ एक्ट्स में, इसके पहले कुछ सीन्स में एक भिखारी जो है वह मंदिर में जाता है और वहाँ का जो पंडित है वह उसे मारकर बाहर भगा देता है। और उस दिन के बाद से समर जो है वह मंदिर जाना ही छोड़ दिया था, और अब वह जा तो रहा था लेकिन सिर्फ बाहर में ही जा रहा था। वह अंदर जाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उस दृश्य को याद करके। रह रहकर अपने ऊपर झुंझलाहट आती कि यह क्या सिरदर्द मोल ले लिया मैंने। हर समय प्रभा या प्रभा के प्रति किए गए अपने व्यवहार की जुगाली करना, इन सारी बातों में कितना नुकसान कर रहा हूं मैं अपना। दुनिया में बस यही एक काम रह गया है। क्लास में गए तो गुमसुम बैठे रहे, फिर चुपचाप मुंह लटकाए चले आए। 24 घंटे केवल यही बातें, सोते जागते बस एक ही चर्चा। 8-10 महीने से खुलकर बातें करना, हंसना मुस्कुराना सब भूल गया मैं तो। फिर समर अपने ऊपर बार बार झुंझलाता रहता कि आखिरकार यह मैंने क्या सिरदर्द मोल ले लिया है। हर समय मैं या तो प्रभा के बारे में सोचता रहता हूँ या फिर प्रभा के द्वारा की गई व्यवहार के बारे में सोचता रहता हूँ। इन सब बातों को सोचकर मैं अपना नुकसान ही तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आखिरकार यह कर क्यों रहा हूँ, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। दुनिया में बस यही एक काम रह गया है। क्लास में गए तो गुमसुम बैठे रहे, फिर चुपचाप मुंह लटकाए चले आए। 24 घंटे केवल यही बातें, सोते जागते भी एक ही बातें सोचता रहता हूँ। 8-10 महीने से तो मैंने हंसना और बातें करना ही छोड़ दिया है। मतलब समर अब अपने द्वारा की गए मॉडर्न जो उसके व्यवहार था, जो वह अभी जो वर्तमान में जो वह व्यवहार कर रहा था, वह उसको लेकर परेशान था और वह बार बार यही सोच रहा था कि आखिरकार यह मुझे हो क्या गया है, यह आखिरकार मैं कर क्यों रहा हूँ। लेकिन समर को कोई भी ठोस जवाब नहीं मिलता था। उस दिन फिर मैंने संकल्प किया, जो हुआ सो हो गया। अब मैं घर बाहर सबको भूलकर सिर्फ अपने इम्तिहान की ही बात सोचूंगा और किसी भी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। जो हो गया उसे लेकर अब रात दिन अपना दिमाग खराब करना गलत है।
मुझे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मेरा सगा नहीं, किसी के प्रति मेरी कोई गलती नहीं, जिम्मेदारी नहीं। सब अपने अपने भाग्य लेकर आते हैं, अपना अपना रास्ता चुनते हैं। हे प्रभु, तुम साक्षी रहना, मेरी आज तक की गलतियों को माफ़ करना। अब मैं केवल अपने तक ही रहूँगा। अब समर के अंदर में बचपना था ही, तो वह जैसे ही वह सब बातें सोच रहा था, ठीक उसी समय उसने यह भी सोचा कि अब वह सारी दुनिया की बातें भूल कर सिर्फ अपने इम्तिहान के बारे में सोचेगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचेगा। अब जो हो जाए वह उन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा और हमेशा अपने इम्तिहान को लेकर ही बिजी रहेगा। और वह बाद में यह भी कहता है कि मेरी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी किसी के प्रति कोई गलती नहीं। अगर सब अपना अपना भाग्य सोचते हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, तो मैं भी अपने अपने बारे में सोचूंगा। वह फिर भगवान की मूर्ति को देखकर कहता है कि हे प्रभु, तुम मेरी इस बात का साक्षी रहना कि मैंने यह निश्चय तुम्हारे सामने किया है। तुम मेरी सारी गलतियों को माफ़ करो। अब से मैं केवल पढ़ूंगा और केवल पढ़ूंगा। और उस दिन के बाद से सचमुच मुझे अपने भीतर एक अजीब परिवर्तन लगने लगा। पहले घर और बाहर की जो बातें मुझे दिन भर परेशान रखती या जिनसे मेरी मानसिक शांति घंटों के लिए भंग हो जाया करती, उन बातों को मैं देखता और फिर अपने पढ़ने, अपने इम्तिहान की बातें सोचने लगता। बस पढ़ाई का यह भूत था जिसे मैं बलपूर्वक अपने सामने रखता और दिन रात इससे ही लड़ता रहता। अब समर उसके बाद से अपने अंदर में एक बदलाव महसूस करता है। जो बातें उसे परेशान करती थी वह उन सब बातों को नहीं सोचता था और अब सिर्फ अपने इम्तिहान के बारे में ही सोचता था। बस वह पढ़ाई ही करता था और कुछ भी नहीं करता था। यह पढ़ाई का ही भूत था जिसे उसने अपने सामने में रखा था और वह हमेशा इससे ही लड़ता रहता था। घर में रहने से बेकार दिमाग बटेगा, इसलिए अक्सर बाहर ही रहता। यहाँ तो कुछ न कुछ होता ही रहता है। चलते फिरते किसी दुकानदार के पास से लेकर अखबार देख लेता और दिन का अधिकांश भाग दिवाकर के साथ कटता। गप्पे लड़ाने का मौका कम ही आता। वह कभी कोई बात शुरू कर देता तो बातों का सिलसिला चल निकलता। अब समर जो है वह घर में ज़्यादा समय नहीं रहता था, क्योंकि घर में रहने से उसका ध्यान भटता था, इसीलिए वह ज़्यादातर समय बाहर ही रहता था और वह जो है अपने दोस्त दिवाकर के पास ही ज़्यादातर समय रहा करता था। उससे ही वह बातें करता था। वह कोई भी बात शुरू कर देता तो बातों का सिलसिला चल निकलता, और अगर कोई बात शुरू हो जाती थी उसके दोस्त और उसके बीच में तो वह ख़त्म ही नहीं होती थी। वह अपने किन्हीं शिरीष भाई साहब की बातें निहायत ही श्रद्धा एवं गदगद भाव से बताया करता। हर बार कहता कि वे आएंगे तो ज़रूर मिलाएगा। मुझे कोई खास उत्सुकता नहीं थी, आएंगे तो मिल लूँगा। सभी को आश्चर्य था कि मुझे पढ़ते रहने का कौन सा नशा छा गया है। अब दिवाकर जो है वह समर से कहता है कि वह अपने गिरीश भाई साहब को समर से मिलाएगा। तो समर इस पर कहता है कि ठीक है, मुझे वैसी तो कोई उत्सुकता नहीं है, लेकिन अगर वह आएंगे तो उनसे मैं मिल लूँगा। और समर के जितने भी जान पहचान के लोग थे, जो उसके घर वाले थे, वह यही सब देखकर हैरान थे कि समर आखिरकार इतना ज़्यादा पढ़ाई में कैसे डूबा हुआ है। उसे कौन सा पढ़ाई का नशा छा गया है कि वह उसे छोड़कर कुछ भी नहीं देखता। उस दिन की घटना पर किसी ने कोई बात नहीं की। बाबूजी, भाई साहब सभी ने सुना और भाभी तो लगभग प्रसन्न हुई। छोटे भाई इस तरह मुझसे कतराते थे मानो मैं बिना किसी कारण उन पर झपट पड़ूंगा। उस समय भीतर दबी आशंका उभर कर ऊपर आ जाती। सचमुच क्या मुझे देखने से कुछ भयानक लगता है? होगा भी। सिर झटक कर मैं फिर अपने काम में लग जाता। यूँ भी घर में सब अपने अपने में व्यस्त रहते थे। भाभी से अब सामना ही कम होता। जब भी मैं घर आता वे कहीं एकांत में बैठी अपनी बच्ची में उलझी रहती। कभी दूध पिला रही होती या कभी तेल लगाकर गर्म पानी से नहला रही होती। अब उस दिन की घटना को लेकर समर के साथ किसी ने कोई बातचीत नहीं की कि समर तूने वह क्यों किया, कैसे किया। उसके बारे में किसी ने बातचीत नहीं की। उसके बाबूजी, भाई साहब सभी ने उसके बारे में सुना था कि उसने क्या किया था, लेकिन किसी ने भी उससे उसके बारे में ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं किया या फिर लगभग में कुछ बोला ही नहीं। और भाभी जो थी वह तो लगभग में खुश ही थी कि वैसा कुछ हुआ, क्योंकि एक घर की दो बहुएं के बीच में जो कतरार चलती रहती है उसी का ये कारण था। उसके जो छोटे भाई थे वह उससे
डरने लगे थे, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि समर ने वैसा कुछ किया है तो उन्हें यह डर लगने लगा था कि समर कहीं उनके साथ भी यह ना कर दे। और समर जब यह देखता है तो वह यह सोचता है कि क्या वह कुछ भयानक दिखने में है कि उसके भाई उससे इतना डर रहे हैं। हाँ होगा भी, फिर वो यह भी कहता है हाँ होगा भी, मुझे क्या है, और फिर वह अपने काम में लग जाता। यूँ भी घर में सब अपने अपने में व्यस्त रहते थे। भाभी से अब सामना ही कम होता। जब भी मैं घर आता वह कहीं एकांत में बैठी अपनी बच्ची में उलझी होती। अब घर में सब अपना अपना काम करते रहते थे और भाभी से भी कम ही मुलाकात होती थी। और जब भी वह घर में आता था तो भाभी अपनी बच्ची को लेकर व्यस्त रहती थी। कभी उसे दूध पिला रही होती थी तो कभी उसे नहला रही होती थी। प्रसव के बाद से घर का काम तो उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मुन्नी अपनी इच्छा की मालकिन थी। या तो भाभी की बच्ची को खिलाती रहती या गुमसुम पड़ी रहती। घर का अब सारा काम प्रभा के ऊपर ही आ गया था। लेकिन मुझे इसमें ना तो ध्यान देने लायक कोई बात लगती, ना कुछ अनोखा ही मालूम होता। यह कब खाती है, कब आराम करती है, इस बात को सोचना मैं जाने कब भूल चुका था। कभी कभी उसका कोई पत्र आता तो हम लोगों में से कोई ना कोई उसे ज़रूर खोल लेता। पढ़ने के बाद ही खत उसे दिया जाता। वह पत्र लिखकर चाहे किसी को डालने को दे, उसे पढ़ा जरूर जाता। अब भाभी के बारे में हम जानते हैं कि भाभी जो है वो शांत से बैठी रहती थी। और प्रसव के बाद मतलब बच्चे की डिलीवरी के बाद उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता था। उनका सारा काम जो है वह प्रभा ही करती थी। मुन्नी जो थी वह अपनी इच्छा की मालकिन थी। उसका जो मन होता था वह वो करती थी। कभी वह भाभी के बच्चे को खिलाती या कभी वह गुमसुम पड़ी रहती थी। और प्रभा के ऊपर में घर का सारा काम आ चुका था, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी सोचने का मन नहीं करता था। समर इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। वह उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था कि प्रभा आखिरकार कब खाती है, कब आराम करती है। वह इस सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। वह यह सब कुछ भूल ही चुका था। कभी कभी अगर प्रभा का कोई पत्र आता था तो इससे कि पहले प्रभा उसे पढ़े, उसे कोई और ही पढ़ लिया करता था। और अगर वह पत्र लिखना चाहे तो भी उसे पढ़ा जाता था। मतलब जब भी उसके लिए कोई पत्र आता तो भी उसे घर के लोग पहले पढ़ लेते, और अगर वह किसी को पत्र लिखती तो भी उसे पढ़कर ही भेजा जाता। ऐसा इसलिए होता था ताकि वह यह देख सके कि कहीं घर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात यहाँ वहाँ तो नहीं जा रही। वैसे शायद उसने पत्र लिखने बंद ही कर दिए थे, लेकिन जब प्रभा ने देखा कि उसके पत्र के साथ यह सब कुछ हो रहा है तो उसने पत्र लिखना ही छोड़ दिया था। सुना एक दिन अम्मा कह रही थी, क्यों री बहू तू चिट्ठी विट्ठी नहीं डालती? इनके पास तेरे बाप की चिट्ठी आई है, पूछा है कहीं तू बीमार तो नहीं? एक दिन अम्मा जो है वह प्रभा से पूछती है कि अब तू चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखती क्या? इनके पास जो है वो तेरे बाप की चिट्ठी आई है। मतलब प्रभा के ससुर के पास प्रभा के पिता की चिट्ठी आई थी कि कहीं प्रभा बीमार तो नहीं है। तो उसके ऊपर प्रभा जवाब देकर कहती है कि क्या लिखूं अम्मा जी, आप देख ही रही हैं सब ठीक है। चटनी पीसना छोड़कर प्रभा बोली। फिर प्रभा बोलती है कि क्या लिखूं अम्मा जी, यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है, लिखने जैसा तो कुछ है नहीं। अरे सो तो हम देख ही रहे हैं, फिर भी बिटिया कभी कभी डाल दिया करो 2 हरफ, माँ बाप का मन है। लिखा है 5-6 खत डाले हैं, तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। जाने कितनों दिनों बाद प्रभा ने माँ का नरम स्वर सुना। तो उसके ऊपर अम्मा कहती है कि सो तो ठीक है, वो तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल है, फिर भी तुम्हारे माँ बाप का मन है तो लिख दो। कहते हैं कि उन्होंने 6 पत्र डाले लेकिन तूने एक का भी जवाब नहीं दिया, कम से कम 1-2 को तो डाल दे। और ऐसा कहकर समर यह कहता है कि बहुत दिनों बाद अम्मा ने कोमल भरे स्वर में प्रभा से बात की थी। मैं राशन लाने के लिए थैला खाली कर रहा था, देखा कि उसकी आंखें छलछला आई। थोड़ी देर चुप रही, फिर कुछ घूंटती सी धीरे से बोली, लिखूंगी अम्मा जी। समर उस समय राशन लेने जा रहा था तो उसने जब प्रभा की ओर देखा तो प्रभा की आंखें छलछला आई। मतलब प्रभा थोड़ी सी चौंक आई। प्रभा जो है वो थोड़ी सी खुश हो गई थी और उसने फिर अम्मा को बोला कि ठीक है अम्मा जी, मैं लिखूंगी। मैं बिना किसी की ओर देखे वहाँ से चला आया। पता नहीं इस बारे में और क्या बात हुई, बार बार बात उभर कर मन में आई, लेकिन मैंने अपने को ज़ोर ज़ोर से पढ़ाई में लगा दिया। अब समर वहाँ से चला गया और वह यही सोचता है कि
इस घटना को लेकर क्या बाद में बातचीत हुई होगी, लेकिन फिर से वह अपना सारा मन पढ़ाई में लगा देता है। मतलब समर जो है वह अभी भी पढ़ाई में इतना डूबा हुआ है कि पढ़ाई को छोड़कर कोई भी दूसरी बात उसके दिमाग में नहीं रहती। असल में मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी संवेदनशीलता और महसूस करने की शक्ति धीरे धीरे या तो समाप्त होती या शून्य होती चली आ रही है। मुझे कोई भी चीज़ इस लायक नहीं लगती थी कि उस पर सोचा जाए। उदाहरण के लिए मेरा सारा काम अब वही करती थी, लेकिन मैं अधिक से अधिक तटस्थ था। रात को लोटा भरकर पानी रख जाती, कभी भाई साहब, बाबूजी या अम्मा की इच्छा से गुड़ की चाय बनती तो गिलास कटोरी में चाय चुपचाप मेरे पास आ जाती। बिना देखे कि कौन लाया है मैं उसे पी जाता। अधिकांशतः चौके में वही रहती थी, इसलिए पहले पहले खाने में बड़ी दिक्कत आई। रोटी इत्यादि लेने के लिए मैं मुन्नी को पुकारता, अब धीरे धीरे वह खुद परोसने लगी थी। अब समर को यह लगता है कि उसकी जो संवेदनशीलता और महसूस करने की जो शक्ति है वह धीरे धीरे चली जा रही है। अब वह ऐसा क्यों कहता है? वह इसलिए कहता है कि समर का सारा काम तो अब प्रभा करती थी, लेकिन फिर भी वह अधिक से अधिक हटसत रहता था। मतलब भले ही उसका काम कोई दूसरा करता हो, लेकिन फिर भी वह अपना काम करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। और यह देखकर भी कि प्रभा इतना सारा काम कर रही है, उसे उसके ऊपर में कोई भी संवेदना नहीं आती थी। वह उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। वह रात में गर्म पानी का लोटा भरकर उसे दे जाती थी, लेकिन उसके ऊपर भी समर कुछ भी नहीं सोचता था। कभी अगर भाई साहब, बाबूजी या अम्मा जी को चाय पीने का मन होता था तो चाय घर में बनती थी और समर के पास भी वह चुपचाप आ जाया करती थी। ज़्यादातर समय जो है वो चौके में वही रहती थी। और सबसे पहले खाने में तो बड़ी दिक्कत होती थी जब प्रभा ने नया नया रसोई संभाला था, लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक होता जा रहा था। और पहले रोटी लेने के लिए समर जो है वह मुन्नी को बोलता था कि मुन्नी एक रोटी देना, लेकिन अब प्रभा खुद ही उसे रोटी परोसने लगी थी। थाली अपनी ओर खींचकर मैं जल्दी से भगवान का भोग लगाता और खाना शुरू कर देता। ऊपर से और रोटियां की जरूरत होती तो मैं थाली उसकी तरफ खिसका देता। जो चीज़ कम दिखाई देती वह मिल जाती थी। और समर को जब रोटियां परोस दी जाती थी तो वह भगवान को भोग लगाकर उसे खाने लगता था। अब भगवान को भोग लगाना यह क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। गांव घर में क्या होता है, या फिर गांव घर में नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति का पुराना एक रीति रिवाज है कि अपना खाना खाने से पहले जो पहला अन्न होता है वह हम अपने भगवान को देते हैं। शहरों में तो यह बहुत कम देखा जाता है या फिर नहीं ही देखा जाता है, लेकिन गांव घर में क्या होता है कि जब भी कोई खाना खाने बैठता है, जो भी हमारे बूढ़े होते हैं जो इस चीज़ का पालन करते हैं, वह क्या करते हैं कि जो भी खाना वह खाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हर चीज़ लेकर, मान के चलिए अगर दाल भात है तो थोड़ा दाल थोड़ा भात लेकर वह अपने थाली के दाएं भाग में रख देते हैं और 3 बार पानी को लेकर खाने को शुद्ध किया जाता है, फिर उसे खाया जाता है। तो समर भी यही चीज़ करता था और उसके बाद वह खाना खाने को बैठता था। और खाना खाते वक्त अगर उसे कोई चीज़ कम पड़ती थी तो वह थाली प्रभा की ओर छिड़का दिया करता था और प्रभा उसे वह चीज़ दे दिया करती थी। पहले यह ढंग बड़ा विचित्र लगा, मन ही मन हंसी भी आई, लेकिन अब इसमें कोई नयापन नहीं लगता। अब तो कतई झिझक नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि यह क्रम जिंदगी भर चलाया जा सकता है। जैसे मशीन से काम लिया, नल से पानी लिया और चल दिए, ठीक उसी तरह अपना काम पूरा करते ही मैं अपने में डूबा जाता। और समर यह कहता है कि पहले पहले तो उसे यह चीज़ बहुत ही अजीब लगती थी कि यह क्या हो रहा है, मतलब उस तरीके से खाना लेना उसे बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब उसकी आदत हो चुकी थी और उसमें भी कोई नयापन नहीं लगता था। और समर यह कहता है कि यह जो तरीका है, मतलब चुपचाप खाने को चीज़ों को मांग लेना और उनका मिल जाना, इसे ज़िंदगी भर भी चलाया जा सकता है। जैसे हम मशीन से काम करवाते हैं, मतलब नल से पानी लेते हैं, वैसे ही हम यह भी कर सकते हैं। सच पूछा जाए तो बोलने के सिवा सारे काम ही हो रहे थे। मैंने यह अनुभव करना एकदम भुला दिया था कि प्रभा भी कोई चलता फिरता संवेदनशील प्राणी है और उसका मुझसे भी कोई संबंध है। अब तो हर बात को इस तरह देखने लगा था जैसे वह बात मुझसे दूर और अलग की हो। अब धीरे धीरे समर इस बात को भूलता जा रहा था कि
प्रभा जो है वह उसकी बीवी है और उसके साथ उसका कोई ना कोई रिलेशन है। अब वह हर बात को ऐसे सोचता था कि किसी भी बात से कोई भी मतलब नहीं है। इस प्रकार मैं सब कुछ भूलता चला जा रहा था और यह भूलने का क्रम कुछ ऐसी तेजी से चला कि मुझे खुद डर लगने लगा, कहीं यह पागल होने की भूमिका ही तो नहीं है। हर गुजरा हुआ दिन मुझे सपने जैसा धुंधला और असत्य लगता और हर आने वाली बात के प्रति एक अनुत्सुक जड़ता छाई रहती। और समर का यह जो भूलने का जो आदत था कि वह सब कुछ भूलता चला जा रहा था, उसे यह भी याद नहीं था कि प्रभा उसकी क्या लगती है और भी बहुत सारी बातें यह धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। हर गुजरा हुआ दिन उसके लिए और धुंधला होता चला जा रहा था और जो भी नई बातें या फिर जो भी बातें उसके सामने आती उसके प्रति वह एक अनिच्छा का व्यवहार दिखाता था। मतलब समर जो है वह एक अनिच्छा दिखाया करता था, उसे कोई भी बात में अब मन नहीं लगता था। और यहीं पे समर कहता है कि कहीं वह अब सचमुच तो पागल नहीं होने लगा है। साथ ही यह भी महसूस होता कि मैं सिर्फ संसार और अपने आसपास को ही नहीं, अपने आप को ही भूले चला जा रहा हूँ। नहाने खाने का ध्यान नहीं रहता, मौके बे मौके सनक उठती तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गीता पढ़ने बैठ जाता। अपने कपड़ों और चीज़ों की याद नहीं रहती, पढ़ते पढ़ते किताब कहीं रखकर भूल जाता और फिर घंटों उसे खोजता रहता। और जब वह अक्सर किताबों में के ढेर में ही मिल जाती तो माथा ठोक लेता। कलम, पेंसिल, चाबी और पैसे अक्सर ही खोते रहते या कहूँ उन्हें रखकर भूलता रहता। अब समर ने जैसा कहा कि उसे जो है अब धीरे धीरे यह चीज़ अपने ऊपर भी लागू होती हुई दिखाई दे रही थी कि उसे अब सिर्फ अपने आसपास के चीज़ों से ही नहीं बल्कि अपने से ही मतलब खोता चला जा रहा है। पहले उसे सिर्फ आसपास की चीज़ें ही नहीं याद रहती थी, लेकिन अब उसे अपने आप से भी जुड़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती थी। वह सब कुछ भूलता चला जा रहा था। उसे नहाने खाने का भी सुध नहीं रहता था और वह बात बात पर जब झुंझला जाता था तो वह गीता पढ़ने बैठ जाया करता था। वह किताब पढ़ते पढ़ते किताब को कहीं रख कर भूल जाता और फिर घंटों उसे खोजता रहता और अक्सर किताब वहीं रहती जहां उसने उसे रखा था और फिर वह इस बात को सोचता रहता था। वह कलम, पेंसिल, चाबी और पैसे अक्सर रख कर कहीं ना कहीं भूल जाया करता था। हालत यहाँ तक बढ़ती चली जा रही थी कि सुबह की पढ़ी चीज़ संध्या को भूल जाता। जिस किताब को भी उठाता बिल्कुल नहीं लगती, हमेशा खोया खोया सा रहता। लगता ऐसे था जैसे मेरे भीतर की कोई चेतना शक्ति धीरे धीरे मरती चली जा रही है या जो अंतस्तल पानी की तरह सतह की तरह आंदोलित हो उठता था अब बर्फ की तरह जमकर ठोस, निष्पंद और निर्जीव होता चला जा रहा है। कोई भी बात उस पर पड़ती और छिटक कर दूर जा गिरती, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और समर जो है वह अब और भी ज़्यादा भुलक्कड़ होता चला जा रहा था। वह सुबह में जो चीज़ पढ़ता था शाम होते होते वह भूल जाया करता था। जो भी किताब वह उठाता था वह उसे हमेशा नई ही लगती थी। और समर इसी चीज़ को सोचकर कहता है कि आखिरकार यह मेरे साथ हो क्या रहा है। समर को ऐसा लगता था कि जैसे उसकी भीतर की जो चेतना शक्ति है वह धीरे धीरे मरती चली जा रही है या फिर जो अंतस्तल पानी की तरल सतह की तरह आंदोलित हो उठता था अब बर्फ की तरह जमकर ठोस, निष्पंद और निर्जीव होता चला जा रहा है। और उसके जीवन में जो उल्लास पहले तरल पानी की तरह बहता रहता था अब वह उल्लास जो है वह बर्फ की तरह जमकर ठोस हो आया है। कोई भी बात उस पर पड़ती और छिटक कर दूर जा गिरती, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और हर एक बात जो कुछ भी होता था वह उसे सोचकर अब भूलता चला जा रहा था। मतलब अब उसके ऊपर किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता था। बस एक चीज़ थी और वह मैं नहीं भूला था कि मुझे इम्तिहान देना है। और एक ही चीज़ थी जो कि वह नहीं भूला था अभी तक और वह यह था कि उसे अब परीक्षा देना है। ठोस पत्थर पर जैसे जल की धारा बहती चली जाए उसी तरह समय दिन और रातों की लहरों में बहता चला जा रहा था और मैं चेतना शून्य होकर देखता था कि पत्थर ज्यों का त्यों है। और ठोस पत्थर पर जैसे पानी की धारा बहती चली जा रही थी उसी तरह उसके जीवन में भी सब कुछ बहता चला जा रहा था और वह शून्य मन से सिर्फ यही देख रहा था कि
पत्थर जो है वो वहीं का वहीं है। अब यह लाइन का एक डीप मीनिंग है, मतलब समर जो है अपने आप को एक पत्थर की तरह बोलता है, और जैसे एक पत्थर के चारों तरफ से पानी बह जाती है लेकिन पत्थर वहीं का वहीं रहता है, ठीक समर की ज़िंदगी के साथ भी सब कुछ होता तो चला जा रहा था लेकिन उसका समर के ऊपर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। समर अब उन सब चीज़ों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा था। और समर यही यहाँ पर कहता है कि जैसे ठोस पत्थर के ऊपर से तरल पानी बह जाता है लेकिन पत्थर के ऊपर में कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक उसी तरीके से उसकी ज़िंदगी में भी सब कुछ होता चला जा रहा था लेकिन उसका उसके ऊपर में कोई भी असर नहीं हो रहा था। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।